अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है और ऐसे में मुज्तबा ख़ामनाई की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि अपने वालिद की नमाज़ जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि शायद वो नमाज़ जनाजा में शिरकत ना कर सकें। किस हद तक इम्कानात हो सकते हैं कि मुज्तबा ख़ामनाई अपने वालिद की जो आखिरी रसूमात हैं उसका हिस्सा बन सकेंगे या नहीं, इस सारे मामले पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे, ये कहा जा रहा है कि सियासी ऐवानों में कुछ बड़ी तब्दीलियां रोनमा होने वाली हैं, सियासी सेटअप में कुछ आना जाना हो सकता है, कुछ लोग इन हो सकते हैं, कुछ लोग आउट हो सकते हैं। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे नई ऑटो पॉलिसी के निफाज के बाद ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक जो है कमी आई है और क्या नई आने वाली कीमतें जो हैं एक आम आदमी की पहुँच में आ सकेंगी। इस सारे मामले को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की हालिया धमकी के बाद इस वक्त ईरान में सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए हैं और जाहिर है आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद जो रसूमात अदा की जा रही हैं आखिरी, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी वहाँ पर जमा है। इसराइल की इस धमकी के बाद मुज्तबा ख़ामनाई के अपने वालिद का नमाज जनाजा जो है वो अटेंड कर सकेंगे या नहीं, इस मामले पर बात करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सईद मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं इस वक्त जो एक तो इसराइली धमकी आपके सामने है कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुज्तबा ख़ामनाई को टारगेट कर सकते हैं, दूसरी तरफ ज़ाहिर है तेहरान में इस वक्त आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की, तो बड़ा जमे गफ़ीर है, करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? क्या इसराइल को मिस एडवेंचर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इजराइल से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त लगता यह है कि इजराइल जो है वो एक डेस्परेट सिचुएशन में है। गो के अमेरिका उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन इजराइल जो है वो बहुत तेजी के साथ अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में लूज करता जा रहा है। सो डेफिनेटली मुज्तबा ख़ामनाई साहब उसके एक टारगेट होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इजराइल में भी सीनियर एलिमेंट्स होंगे वो इजरायली लीडरशिप को ये समझा रहे होंगे कि इस मौके के ऊपर कोई हरकत ना करें, क्योंकि अगर इजराइल ने इस मौके के ऊपर कोई हरकत की जबकि वहाँ इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी मौजूद हैं और इतने लाखों के हिसाब से लोग सड़कों पे मौजूद हैं, तो एक तो ना डेथ टोल बहुत हाई होगा, वन। नंबर टू, जो है क्या कहते हैं, जो थोड़ी बहुत इज्जत अब इजराइल की दुनिया में रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद वेस्टर्न दुनिया को और खासतौर पे अमेरिका को इजराइल को बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में सीनियर एलिमेंट्स विल प्रिवेल और इजराइल एटलीस्ट 9 जुलाई तक कोई हरकत नहीं करेगा। अच्छा सर, सुप्रीम लीडर जो हैं इस वक्त मुज्तबा ख़ामनाई साहब, वो तो बड़े ख्वाहिशमंद है, वो तो चाहते हैं कि वो शामिल हों, अपने वालिद की नमाज जनाजा अदा करें, लेकिन ईरानी जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसलिए उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। जी, यही बातें फैल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुज्तबा ख़ामनाई साहब अगर उनकी सेहत इजाज़त देती है तो उनको ज़रूर अपने आप को विजिबली शो करना चाहिए, बेशक ज़ख्मी हो, बेशक जिस हालत में भी हो, एटलीस्ट ताकि लोगों को ये पता हो कि क्या कहते हैं कि ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ इन कंट्रोल। इस वक्त जो है अगर उन्होंने अपने आप को जाहिर ना किया तो फिर जो र्यूमर मॉन्गरिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो उनके मुखालिफ हैं वो कहेंगे कि या तो वो हयात नहीं है, वन, या अगर हयात हैं तो वो टोटली पासदाराने इनकलाब के कंट्रोल में है और जो हम ये समझ रहे हैं कि फैसले सुप्रीम लीडर की तरफ से आ रहे हैं वो एक्चुअली फैसले पासदारान की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल में उनके लिए खुद बहुत जरूरी है कि अपने आप को शो करें अगर उनको सेहत इजाजत देती। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि रूस की तरफ से ये जो है कि सलामती कौंसिल के सरबरा जो हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी और ये ईरान ने जो है वो अमेरिका को शिकस्त दी है। और ये भी खबरें हैं जो यूक्रेनी अखबार ने शाया की कि रूस ने ईरान के लिए जदीद Su-35 जंगी तैयारों के पहले जो 20 का फ्लीट है वो तैयार कर लिया है।
तो सर ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आप क्या देखते हैं कि रूस का ये कहना कि ईरान ही फातेह है और उसके लिए जहाज़ भी देना, तो क्या रूस अब ईरान के ज़रिए अपनी सुबकी भी दूर करना चाहता है? देखिए, अमेरिका के बाद जो दो बड़ी कंट्रीज हैं जो वेपन्स सप्लाई करती हैं वो रूस है और चीन है। चीन क्योंकि इस इलाके के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस अपने को बड़ा कंट्रोल रखना चाहता है, तो उस पर एक ही कंट्री रह जाती है रूस, जो इस वक्त ईरान को वेपन्स सप्लाई कर सकती है। अगर Su-35 ईरान को मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज होगा इस पूरे इलाके को और पूरी दुनिया को। इसका मतलब यह होगा कि ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं टू बाय इंटरनेशनल वेपन्स वो खत्म हो गई हैं, और कोई भी दुनिया का मुल्क या तो उनको वेपन्स बेच सकता है या वो दुनिया के किसी भी मुल्क से वेपन्स खरीद सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। फिर आप देखेंगे कि इस इलाके में जो इतना सारा वेपन जो है जो वेस्टर्न सोर्सेज से खरीदा जाता है वो डाइवर्सिफाई होगा, और रूस और चीन से भी लोग वेपन्स खरीदेंगे। लेकिन सर लेकिन ईरान के टेकिंग सोली फ्रॉम द ईरान पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए इस जंग के अंदर जो एक वीक एरिया नजर आया था ईरान का वो उनकी एयरफोर्स थी। क्योंकि अभी भी अगर आपको याद हो कि जब यहां से ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद से वापस तेहरान जा रहा था तो उन्होंने हंगामी लैंडिंग मशहद में की थी, और फिर वो लोग बाय रोड या बाय ट्रेन तेहरान इनका डेलीगेशन गया था जो 60-70 लोगों के ऊपर मबनी था। सो ईरान के जो एयर स्पेस है उसको गार्ड करना बहुत जरूरी था और है, और खासतौर पर फ्यूचर की। सर एयर मार्शल साहब, यहाँ एक खास तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी इस खित्ते में जब डिफेंस इंडस्ट्री की बात की तो इंडिया की दब्बर कुटी लगाने के बाद पाकिस्तान को जो बुनियादुल मसूस में और मार के हक में कामयाबी मिली है तो इसकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी बहुत बूम मिला है, और बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं। JF-17 थंडर की बड़ी डिमांड है, मज़ीद इस तरह से। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह अगर होता है तो क्या पाकिस्तान भी उन ममालिक में होगा जो ईरान को जो है ये चीज़ें बेच रहे होंगे? देखिए, ईरान जो है ना वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात रखने में बहुत इंटरेस्टेड रहा है। अगर हम इंटरनेशनल सैंक्शंस के रिमूव होने के बाद अगर हम उनको JF-17 वो हमसे खरीदना चाहते हैं तो पाकिस्तान को उनको जरूर बेचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो वेपन्स होते हैं ये ना सिर्फ आपको एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देते हैं, ये दो कंट्रीज के रिलेशंस को बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर देते हैं। जब तक वो जहाज उड़ता रहेगा पाकिस्तान के साथ जो है उनका ताल्लुक कायम रहेगा, क्योंकि और एक जहाज की लाइफ जब आप खरीदते हैं और हाईटेक जहाज खरीदते हैं सो वो 40 से 50 साल होती है। सो जब आप एक जहाज बेचते हैं या खरीदते हैं आप 40 से 50 साल के लिए अपने एक डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट को शो कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाजों से ज्यादा मेरे ख्याल ईरान पाकिस्तान में इंटरेस्टेड होगा ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त अगर आप देखेंगे पूरी इराकी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान ट्रेंड है। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां हमारे जो 3-4 एयरफोर्सेज हैं जिनको पाकिस्तान ने बनाया और ट्रेन किया है। सो मेरे ख्याल में जब हम लोग यंग थे और हम लोग ग्रेजुएट हुए थे तो हमारे साथ ईरानी कैडेट्स होते थे, लेकिन बीच में ये सिलसिला रुक गया। सो अगर पाकिस्तान दोबारा ईरानी बिल्कुल सर, ये तो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अब बड़ी हाईलाइटेड और प्रोमिनेंट होंगी और जाहिर है ईरान भी इससे फ़ायदा लेगा। सर इस बारे में बताइएगा, पाकिस्तान जाहिर है एक बेहतरीन सालिसकार का भी किरदार अदा कर रहा है और उसके बाद भी पाकिस्तान को काफ़ी पजीराई मिली है। क्या समझते हैं अब ये ईरान अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है वो किस हद तक अब आगे बढ़ेगा? क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान समझौता करना चाहता है। उन्होंने ईरान को जनाजे के लिए तकरीबन कोई 1 हफ्ते
हफ्ते की मोहलत दी है कि अपनी ये जो रसूमात है आप लोग आखिरी रसूमात शहीद आयतुल्ला खामनाई की अदा कर लें, उसके बाद जो है मुज़ाकरात का अगला सिलसिला जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो डेडलाइन दी गई है सदर ट्रंप की जानिब से, इससे कुछ खदशात भी ज़ाहिर हो रहे हैं पैदा कि आखिर क्या वजह है जो एक डेडलाइन दी गई है। क्या लगता है सदर ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ हो सकता है? सर ये मोहलत से क्या मुराद है? उन्होंने ये जो मोहलत का लफ्ज इस्तेमाल किया, इससे डेडलाइन से क्या मुराद? सॉरी, आपकी आवाज यानी क्या, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किए? सर डेडलाइन जो दी है उन्होंने, मोहलत जो इमरान साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो इस तरह की स्टेटमेंट्स रोजाना के हिसाब से देते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें उनकी स्टेटमेंट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया और इवन अमेरिका भी है वो उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेती। क्योंकि ये ना उनका जो, अगर आप उनकी पूरी जिंदगी का अहाता करें तो आप देखेंगे कि क्योंकि ही हैज बीन अ रियल एस्टेट डेवलपर, तो ये वो उनके नजदीक इस तरह की स्टेटमेंट्स देना एक्चुअली बार्गेनिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए इस वक्त अमेरिका की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरान के साथ एक मुआहिदा हो जाए, क्योंकि जब तक मुआहिदा नहीं होगा जो है ना दिल्ली के हिसाब से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस गल्फ और मिडिल ईस्ट में लूज करता चला जाएगा। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि वो एक इस इलाके के अंदर एक इजारादारी उसकी मेंटेन रही है, तो वो चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान की या मिसाइल कैपेबिलिटी है वो कुछ इस तरह से इस मुआहिदे के अंदर हैंडल हो कि वो वापस जाके अपने मुल्क में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कह सके कि हमने बहुत अच्छी डील की है, उससे बेहतर डील की है जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की थी। तो मेरे ख्याल में हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट को ज्यादा वेटेज नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि क्या कहते हैं कि अगले 60 दिनों में जो भी है उसके अंदर ये मुआहिदा हो जाए, क्योंकि अगर और मैं समझता हूं कि इस मुआहिदे के होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर ये जो नेगोशिएशन है पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो जाए। एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि थोड़ी सी बात अब इस मौजू पे भी कर लें कि जो यमन के जो हौसी बागी हैं उन्होंने सऊदी इत्तेहाद को जो धमकी दी है और सऊदी अरब से कहा है कि हम आपके हवाई अड्डों और अहम तस्सीबात पर हमले कर देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है? हालांकि सऊदी अरब ने तो कहा है कि आपको फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो पाकिस्तान और सऊदी का क्योंकि दिफाई मुआहदा, तो फिर आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा? मेरे ख्याल में जो है ना, मैंने ये खबर पढ़ी थी, लेकिन देखिए यमन में इस वक्त 2 ग्रुप्स हैं, एक प्रो सऊदिया है और एक प्रो यूएई है, और जो प्रो यूएई ग्रुप है उसकी तरफ से ये खबर या निकली है या उन्होंने ये धमकी दी है। मेरे ख्याल में जो है अगर तो क्या कहते हैं इस ग्रुप ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहिदे के तहत इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हुतीज बड़े सेंसिबल लोग हैं, वो जो है क्या कहते हैं इस तरह इस वक्त जो है किसी नई जंग में शामिल नहीं होंगे। सऊदी अरेबिया ने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक चाल चली है कि जब उन्होंने अपना एक लो लेवल डेलीगेशन नहीं लेकिन एक डेलीगेशन भेजा पहले दिन आयतुल्ला अली खामनाई की मैयत की को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। सो ये इसने मेरा ख्याल है कि ईरानियों को काफी यानी कि हौसला दिया होगा, और ईरानी जो है वो हौतीस के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं दोनों ग्रुप्स के ऊपर। सो मेरे ख्याल में हौतीस इस वक्त एक नया वो महाज खोलना नहीं चाहेंगे, जबकि ईरान जो है वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में और क्या कहते हैं लबनान में बहुत ज्यादा इंगेज। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वजीर आजम अपने एक वफद के साथ, शहबाज शरीफ साहब पूरे एक वफद के साथ तुर्की तशरीफ़ लेके गए हैं, और वहाँ पे तैयब अर्दगान साहब समेत बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। दिफाई लिहाज से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को तुर्किया से क्या मिलने वाला है? देखिए पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान का इतना सीनियर डेलीगेशन गया है
मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत एक अच्छी मूव थी पाकिस्तान की तरफ से, जिसने बिल्कुल ये शो कर दिया ईरानियों को भी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। और आई एम श्योर कि जब हमारा डेलीगेशन इतने हाई लेवल पे गया होगा तो हमने अमेरिकन को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा ताकि वो किसी तरीके से थ्रेटन फील ना करें। लेकिन जो खासतौर पे इजराइल और गल्फ जो है उनको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा है। और मेरे ख्याल में जो है इस सारे विजिट के बाद खासतौर पे अब जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की में मौजूद हैं, तो जो है ना एक जो इस्लामी नेटो का जो जिक्र हो रहा था, मेरा ख्याल है कि अब उसकी स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इस इलाके की कंट्रीज हैं वो उस तरफ मूव कर रही हैं। और पाकिस्तान सर इसराइल को तो बहुत खटक रहा है, इवन इस्लामी नेटो का जो एक इत्तेहाद है ये भी इसराइल को बहुत खटक रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इसराइल जो है वो आगे तुर्किया को भी टारगेट कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल के अंदर ईरान और तुर्किया का नाम एक ही सांस में लिया जाता है। तो इस बारे में क्या आपकी राय है, क्या लगता है आपको कि इसराइल कल को तुर्किया पर हमला कर सकता है? अगर करेगा तो बहुत बेवकूफी करेगा, क्योंकि देखिए अब इजराइल वो इजराइल नहीं रहा जो 28 फरवरी से पहले का था। देखिए 1945 के बाद से इजराइल को इस इलाके में एक बदमाश की हैसियत वेस्टर्न ब्लॉक्स ने दी थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी जो है ना, उन्होंने इस इलाके का जो आप कहेंगे कंट्रोल जो है वो इजराइल के खिलाफ को दिया था। और इजराइल ने इस पूरे इलाके को एक हेजेमोन की तरह बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आईनी हाथों के साथ कंट्रोल किया हुआ था। और उन्होंने पिछले 4-5 सालों में तकरीबन 5 कंट्रीज से जमीन भी हथियाई। और 1973 और 67 को तो आप छोड़ दें कि जब उस वक्त उन्होंने वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा किया था, ठीक है ना। सो अब जो है इजराइल को ये इस जंग के बाद 3.5 महीने के बाद ये महसूस हो रहा है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है इस इलाके में बड़ी तेजी से दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे अमेरिका और ईरान जो है वो मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, इजराइल उतना ही इस इलाके में कमजोर होता है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा, वो तो अपसेट होगा, लेकिन उसके अपसेट होने का मकसद ये है कि जो ये मुस्लिम ममालिक जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन है और आप एक बदमाश को बदमाशी से ही कंट्रोल कर सकते। एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि अल अरेबिया ये दावा कर रहा है कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है ईरान और अमेरिका का वो 10-11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। आप अल अरेबिया के ये इस दावे को किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई ही ऐसा ही होगा? मेरे ख्याल में जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अब इस वक्त जो है ना वो टेक्निकल लेवल के ऊपर गुफ्तगू होनी है। खासतौर पे जो ईरान को जो उनके अपने एसेट्स फ्रीज हुए हुए हैं तकरीबन $12 बिलियन जो हैं जो कतर के अंदर फ्रीज हुए हुए हैं, उनको वापस करने का एक रोड मैप डिसाइड होने। सो जो नेक्स्ट जो होंगे मुज़ाकरात वो तो मेरे ख्याल में दोहा ही में होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अगर हम चाहते हैं कि 60 दिन के अंदर एक पीस मुआहदा हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर इन टॉक्स को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक तो सालिस बहुत अच्छा है, दूसरा यह है कि पाकिस्तानियों ने दोनों साइड्स को प्रेशराइज करके एक बहुत अच्छा मुआहदा बिल्कुल मुआहदा जो है इस वक्त एक अहम ज़रूरत भी है। दोहा में अगला मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान, देखते हैं कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या सियासी ऐवानों में बहुत से इन वाले आउट और आउट वाले इन होने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी मैदान में कुछ अहम तब्दीलियाँ रोनुमा होने वाली हैं। इस किस्म की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और ख़बरें आ रही हैं कि कुछ वज़रा तब्दील हो सकते हैं, कुछ नए लोगों को जो पोजीशन है वो कोई मिल सकती है। इमरान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस किस्म की ख़बरें, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हमने शो में पहले भी डिस्कस किए हैं कि ये कहा जा रहा है कि हुकूमती सेटअप में कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं, कुछ वज़रा आला शायद घर जा सकते हैं, उनकी जगह कोई अल्टरनेटिव लोग आ सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला जुलाई और अगस्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सीधी सी है ज़ैनब, वज़रा आला की तब्दीली तो मैं नहीं समझता हो, लेकिन वफाकी काबीना में ये खबरें हैं कि शायद कोई तब्दीलियाँ होने को हैं। अच्छा। अब मामला ये है कि एक बात को ज़हन में रखें कि हुकूमत में तब्दीली क्या होती है और वज़रा में तब्दीली किस तरह से होती है। काबीना में तब्दीली होना, किसी वज़ीर का कलमदान चेंज होना या किसी वज़ीर को काबीना में से फारिग कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत में ही तब्दीली हो गई है। वज़ीर आज़म का ये हक़ होता है और सूबाई सतह पे वज़ीर आला का ये हक़ होता है। अगरचे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से ज़्यादा पार्टी लीडर जो है वो इसे अपना हक़ समझते हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून में शायद मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा काबीना में ना शामिल किया जाए या उसको ना निकाला जा सके। इसी तरह से सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो की मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा उसमें शामिल नहीं किया जा सकता या निकाला नहीं जा सकता। बहरहाल, अगर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उस्ताद हैं, बहुत कुछ हमने सीखा सुहेल वड़ाइच साहब से। सुहेल वड़ाइच साहब का अगर आपने लेटेस्ट कॉलम पढ़ा हो, उन्होंने इसी पे लिखा है इन और आउट पे जी। तो ये जो इन होना और आउट होना ये तो शुरू से अज़ल से होता है और अब तक होता रहेगा। बहुत सारे लोग जो हों इन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। इसमें कारकर्दगी भी मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा बहुत चीज़ें दूसरी भी मैटर करती हैं। आपका सियासी कद बड़ा मैटर करता है, आपकी मकबूलियत मैटर करती है और मकबूलियत से कहीं ज़्यादा कबूलियत मैटर करती है। फिर आपकी अपनी सियासी जमात के सरबराह से वफादारी, ये बहुत मैटर करती है। अवाम और हल्का बेचारा तो सबसे आखिर में आता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर काबीना में 2-4 तब्दीलियाँ हो जाएँ, जैसे नजम सेठी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और उनकी चिड़िया खबरें भी बड़ी पक्की बताती है। सेठी साहब का ख्याल है या उनका ये कहना है कि आज हो कल हो परसों जब भी हो, वो कहते हैं कि ये तब्दीली होने को है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाएगा और इसहाक डार साहब उनको वज़ीर ख़जाना का कलमदान दिया जाएगा। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो पहले ही नायब वज़ीर आज़म भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब तो पहले भी शायद यही चाहते थे और सेठी साहब ने जिक्र भी किया कि वज़ीर ख़जाना इन्हें बनाया जाए, लेकिन ताकतवर हलके जो हैं वो शायद ये नहीं चाहते थे। इसीलिए उनका ख्याल था कि IMF जो है उससे पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने की जो बातें, तो एक ऐसा बंदा लाया जाए जो IMF की मर्ज़ी का हो और डिफ़ॉल्ट से बच जाए। अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाली कहानी मुक चुकी है, अब पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से ख़तरा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट हो। तो सेठी साहब का ख्याल है कि अब ये काम जो है। तो इमरान साहब, फिर सेठी साहब के इस आर्टिकल से ये तो इशारा लिया जा सकता है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होने जा रहे हैं। अच्छा, ये सेठी साहब के आर्टिकल से नहीं, सेठी साहब के प्रोग्राम से। उन्होंने अपने प्रोग्राम और मुख्तलिफ आर्टिकल्स में इस किस्म की खबरें देते रहे, जैसे फैसल वावडा साहब भी पहले बता चुके हैं। सेठी साहब ने तो ये अपने प्रोग्राम आज नजम सेठी के साथ जो दुनिया TV पे वो करते हैं उसमें ये बात की है। तो बिल्कुल ये हो सकता है वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे साहब, अगर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना आते हैं तो फिर लाजमी उनको वो कलमदान से उनकी छुट्टी हो जाएगी। देखिए इमरान साहब, ताकतवर हल्कों ने तो पहले भी इनको इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं लगने दिया। ज़ाहिर है उनकी फ़ैसले के बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या लगता है आपको कि इसहाक डार फिर आने वाले वज़ीर ख़जाना? नहीं, देखिए इसमें बड़ी सीधी सी बात है। इसहाक डार साहब का जो मामला, वो एक बात को समझ लें कि बतौर वज़ीर ख़ारजा और बतौर नायब वज़ीर आज़म उनकी जो कारकर्दगी है वो काबिल वाकई काफ़ी काबिल सताइश है। उन्होंने
ख़ास तौर पे ईरान अमेरिका जंग में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और किरदार अदा किया है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं समझता हूँ कि बड़ा कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर कोई तब्दीली होती है तो बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब मुझे ये बताइए कि राना सनाउल्लाह की जानिब से तो ये कहा गया कि काबीना में कोई तब्दीली जो है वो आती भी है तो हुकूमत की तब्दीली नहीं है, उनकी इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन्होंने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत जो है वो अपनी पूरी करेगी, फिर इसका मतलब है कि जो कयास आराइयाँ आ रही हैं फिर उस हिसाब से तो दम तोड़ दिया फिर कयास आराइयों ने अगर वो। अच्छा ज़ैनब इस पे मैं आपको बताऊँ, एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनका यही कहना बनता है, एक उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े करीबी समझे जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीबी समझे जाते हैं। अब वो ये कैसे कहें कि हुकूमत के बारे में इस तरह की बात। दूसरी बात ये कि मैं खुद ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि अभी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मौजूदा जो सेटअप है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उस तरह से तब्दीली आने वाली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, सुहेल वड़ाई साहब के मुख्तलिफ कालमों का इसमें बड़ा जिक्र किया जाता है। हाल ही में मुनीफ फारूक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक सुहेल वड़ाई साहब का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में ख़ास तौर पे ये जो कॉलम है सुहेल वड़ाई साहब के ये भी डिस्कस हुए। सुहेल वड़ाई साहब ने खुद ये कहा है कि मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत अभी जा रही है। हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये टारगेट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, उन पे अगर ना अमल हो तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो रियासत है उसके और हुकूमत के दरमियान रिफ्ट पैदा हो जाती है। अब अगर मौजूदा हुकूमत अपने मामला सही रख कर लेगी तो रिफ्ट पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर ये ठीक नहीं करते, अगर इकॉनमी बेहतर नहीं होती, अगर चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, अगर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं होती तो फिर इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि 28वीं आईनी तरमीम के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है कि 28वीं तरमीम जो है अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही, लेकिन ज़ाहिर मुशावरत हो जाएगी आपस में तमाम हुकूमती हलकों में। पहले भी जब 26वीं तरमीम आनी थी, 27वीं तरमीम आनी थी, तब भी सियासी पार्टीज़ में डेडलॉक बरकरार है, लेकिन एट द एंड वो आई। 28वीं तरमीम फिर आने वाली है आज़म नज़ीर तारड़ के स्टेटमेंट से, तो फिर ये लग रहा है कि फिर मुशावरत हो जाएगी तमाम। देखिए गुजारिश ये है कि जब 26वीं तरमीम आनी थी या 27वीं आनी थी तो हमने यहीं बैठ के बात की थी और मैंने कई दफ़ा ये कहा था कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी, पीपल्स पार्टी जो है वो इस पे काम करेगी और इसी नौकरी पे तनख्वाह पे वो इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे और हुकूमत की सपोर्ट करेंगे। आपने देखा हो गया। अब भी अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब की आप बात कर रहे हैं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कहा है उसको पूरा समझे या पूरी बात को सुने। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम पे हमारी बड़ी मदद की थी तो अब भी करेंगे, तो वो ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड ही होगी तो तरमीम होगी। तो कंफर्म है कि 28वीं तरमीम आ रही है फिर आने वाले चंद दिनों में? चंद दिनों की बात नहीं है, लेकिन 28वीं तरमीम पे वर्किंग हो रही है इस पे। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूं कि सिर्फ यही नहीं है कि इस पे सिर्फ बातें हो रही हैं, बल्कि इस पे बाकायदा वर्किंग हो रही है और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर वकला हैं वो इस पे जो है काम भी कर रहे हैं और कि किस तरह से होना चाहिए। और बाज़ इतलात और बाज़ ख़बरों के मुताबिक वाक़फ़ान हाल का तो ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो भी इस सारे मामले पे ऑन बोर्ड हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं। ठीक है, सियासी हलकों में मुशावरत हो रही है और आने वाले टाइम में 28वीं तरमीम जो है वो आ सकती है। नाजरीन अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या नई ऑटो पॉलिसी के निफाज के बाद छोटी गाड़ियाँ आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में आ जाएंगी, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन नई ऑटो पॉलिसी 2026 से 2031 के निफाज के बाद ये कहा जा रहा है कि गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी हद तक सस्ती हो जाएंगी और शायद 15 से 20 लाख तक गाड़ी ख़रीदी जा सकेगी। इस सारे मामले पर बात करते हैं HM शहजाद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। HM शहजाद साहब शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं अब जो एक नई ऑटो पॉलिसी आई है इसके निफाज के बाद गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी और एक आम शहरी जो है अब वो 15 से 20 लाख में गाड़ी ख़रीद सकेगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ठीक कर दूं। पॉलिसी भी आएगी 15 जुलाई तक। अभी जो है वो हमारा बजट पास हुआ है और बजट पास होने के बाद जो फाइनेंस बिल है उस पर सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए हैं। लेकिन उसकी रोशनी में जो चीज़ें आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलिसी आने में भी 8 से 10 दिन है। देखिए यहाँ पिछले हम कोई 12-15 दिन से
तमाम टीवी, तमाम मीडिया, तमाम अखबार की ये जीनत हुआ है कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में बहुत कमी कर दी है। तो मैं आपके तवज्जुह से, जो आपके सुनने वाले हैं और वो लोग जिन्होंने आस लगाई थी कि हमें छोटी गाड़ियां बड़ी सस्ती मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं 650 सीसी से लेके 1299 सीसी तक ये डॉलर ड्यूटी फिक्स है। इसके अंदर कोई कमी नहीं है। जो एक साल पहले जो ड्यूटीज और टैक्सेस थे, आज भी वही टैक्सेस वही के वही हैं। क्यों? कि डॉलर ड्यूटी फिक्स है। 650 सीसी पे $4800, 1000 सीसी पे $6000 और 1299 यानी 1300 के अंदर तक $13200 फिक्स है। उसमें जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, 1300 से लेके 1800 सीसी तक जो गवर्नमेंट ने ड्यूटीज और टैक्सेस कम किए हैं, तो ये वजाहत कर दूं 1300 से 1500 सीसी तक जो है कोई 37% तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस मिला के 37% की कमी की है, और 1500 से 1800 सीसी तक जो कमी की है वो 52%। यानी मिसाल के तौर पे 1500 से लेके 1800 सीसी तक 194% सारे टैक्सेस मिला के थे, उसको 142% करके यानी 52% रिलैक्सेशन दी है। और जो 1300 से 1500 सीसी तक 171% ड्यूटीज एंड ऑल टैक्सेस थे, उसमें 134% कर दिया गया है, यानी 37%। ये माकूल इसमें कमी की गई है। लेकिन फिर अगर आप 1800 से ऊपर और 2000 सीसी से 3000 सीसी और 3000 सीसी से हम अगर ऊपर चले जाएं, तो उसके अंदर आइंदा बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में आना बहुत कम होंगी, या अगर आएंगी भी तो वो एक बड़ा आदमी अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी लेता है। हाजी साहब देखिए, बड़ी गाड़ियां तो शराफिया लेते हैं ना, हम तो आम आदमी आम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की गई है, तो क्या उससे कोई कीमत कम नहीं होगी? 10% को 8% किया है, 2%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि जो छोटी गाड़ी है ना, उसमें ये तमाम चीजें नहीं, उसमें तो डॉलर ड्यूटी फिक्स है। अच्छा, जो समंदर पार पाकिस्तानी की गाड़ियों की स्कीम है, देखें हमारे साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। जो 2025-26 की पॉलिसी आई थी, उसमें आपने और हमने बड़े प्रोग्राम किए और हमने गवर्नमेंट को बड़ा सराहा कि उन्होंने कहा जी हमने अगर बैगेज बंद कर दिया तो क्या हुआ, हमने कमर्शियल इंपोर्ट को अलाउ कर दिए। आज 1 साल हो गया इमरान भाई, 1 साल हो गया, 1 साल में एक गाड़ी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि उसमें इतनी गंभीर, इतनी सख्त शराइतें डाल दी गई थी कि आम कार डीलर जो है वो गाड़ी नहीं मंगा सकता। हाँ, ये तमाम शर्तों पे टोयोटा होंडा सुजुकी तो ये तमाम शर्तें पूरी कर भी सकता है, और मुझे लगता भी यही था कि शायद ये जो शराइतें रखी गई हैं ये इन्हीं के लिए रखी गई हैं ताकि ये इजी इंपोर्ट करें। मेरा ख्याल है कि थोड़े अरसे में आप सुनेंगे कि टोयोटा होंडा सुजुकी और कुछ और बड़ी कंपनियों ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियां भी मंगाना शुरू कर दी है। कुछ अरसे बाद आप ये बात सुनेंगे। जहां पर हम बात करते हैं टीआर बैगेज गिफ्ट की, तो पिछले साल आपको पता है कि बैगेज के ऊपर इन्होंने जो है वो बैंड लगा दिया था। जो 2024-2025 में बैगेज के अंदर 40,000 गाड़ियां आई थी, और समंदर पार पाकिस्तानियों ने इस 40,000 गाड़ियों की मद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस $850 मिलियन पाकिस्तान को भेजे थे। हाजी साहब, गुजारिश ये है कि जो आपने ये सारी गुफ्तगू की है, उससे तो लग रहा है कि आम पाकिस्तानी के लिए कोई इतना रावी चैन नहीं लिख रहा। आप अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि एक आम पाकिस्तानी ने, तनख्वाहदार बंदे ने, सफ़ेद पोश आदमी ने अगर कोई सस्ती और अच्छी गाड़ी लेनी हो तो वो कौन सी गाड़ी ले? देखिए इमरान भाई, मुझे बड़ा दुख होता है। गवर्नमेंट, देखे ना, हमारी गवर्नमेंट हमारा माई बाप है, या तो वो कहते कि भाई समंदर पर पाकिस्तानी की गाड़ियां आएगी ही नहीं। एक समंदर पर पाकिस्तानी आपको गाड़ियां भेज रहा था, सस्ती म्यारी गाड़ियां, और आपको डॉलर में ड्यूटी और टैक्सेस भी भेज रहा था। आपने बैगेज को बंद कर दिया। अब आपने कहा कि टीआर और गिफ्ट पे गाड़ियां आ जाए। पिछले दिनों आपको पता है 5,000 गाड़ियां वो बैंड लगने के बाद आके पाकिस्तान में खड़ी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की, हम वजीर आजम से भी अपील की,
बहरहाल सेनेट की कायमा कमेटी हम उधर भी गए और वहां पर जो है वो सेनेटर जो है फैसल वाडा साहब ने भी हमारी मदद की। बहरहाल वो गाड़ियों के रिलीज के ऑर्डर हो गए, लेकिन साथ ही वहां पर भी प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट की शर्त लगा दी गई कि जो गाड़ी आएगी वो प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट लाएगा। अब वहां पर जो है वो समझदार पाकिस्तानी 25,000 से लेके 35,000 यन वहां जमा कराता है, फिर वो गाड़ी आती है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आज से 8 दिन पहले एक लेटर निकाला है जिसकी स्प्रिट ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 कंपनियों को ऑथराइज कर दिया है कि जी प्री शिपमेंट के बाद पोस्ट शिपमेंट आप चेक करेंगे। अच्छा, उन्होंने धंधा शुरू कर दिया इमरान भाई, फी गाड़ी 10,000 रुपए ले रहे हैं, 5,000 गाड़ी का ऑफिशियल 5 करोड़ तो ये ले लेंगे। ऊपर जो रिश्वत का बाजार जो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की वजह से शुरू हो रहा है वो मेरा ख्याल है कोई 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपए रिश्वत में जाएगा। तो मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से मैं सेक्रेटरी कॉमर्स साहब से या मिनिस्टर कॉमर्स जो हमारे हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये आपने जो 2 लोगों को ऑथराइज किया है तो इनको क्या पैसे लेने के लिए भी ऑथराइज किया है? एक ठीक है एजेंट शहजाद साहब, कुछ पॉइंट्स पर आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने नोटिफाई करवाया। मुझे ये बताइएगा कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनअत और पैदावार के इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 2030 तक तकरीबन 22 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर मौजूद होंगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ये खुशाइन है ये स्टेटमेंट? इसमें यह भी शामिल कर, हाजी साहब इसमें यह भी शामिल कर लें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर यहाँ हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि उन पे उनकी रजिस्ट्रेशन पे 99% राहत होगी। बिल्कुल, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट अब इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हुकूमत। ज़ैनब, आपकी बात का जवाब पहले तो ये है, घर में आटा नहीं है और माँ को कह रहे हैं पूरियां पकाओ। आप जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे आप पाकिस्तानी अवाम को कैसे ईवी सस्ती देंगे? हम पेट्रोल जो पिछले 40 साल से ये 3 बिग्स टोयोटा, होंडा, सुजुकी एंजॉय कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गया, वो लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गया, वो मेड इन पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। एक छोटी गाड़ी है सुजुकी की अल्टो 36 लाख की है, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है यही एक गाड़ी हमारे पड़ोस के मुल्क में वो 3.25 लाख की, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 12 लाख बनता है। आप अंदाजा लगाएं कहाँ 12 लाख कहाँ 36 लाख। फिर देखिए मैं आपको बताऊं, ईवी अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, ईवी या लोकलाइजेशन हो जाए, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि हम ईवी को लोकलाइजेशन करें और मेड इन पाकिस्तान बनाएं। हम अपना पेट्रोल की बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं इमरान भाई, अगर ये खुदारा गवर्नमेंट मेरी बात को समझ ले। ये लोकल असेंबलीज माफिया, और देखिए मैं आपको बताऊं 40 साल 42 साल तो इन तीनों को हो गए, आज तक ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक ये सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज है। अच्छा देखिए हमने कहा कि चलें जी कोरियंस और चाइनीज आ गए, ये मुकाबला करेंगे। अच्छा वो ये आए जिस प्राइस में टोयोटा, होंडा, सुजुकी आपको कार दे रहे थे, इस प्राइस में ये आपको जीपे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ैनब बात ये है कि जिस मुल्क के अंदर एक मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे वो छोटी गाड़ी चाहते हैं, कौन बना रहा है छोटी गाड़ी हमारे मुल्क में? किसको इमरान भाई किसको फिक्र है? ना गवर्नमेंट को फिक्र है, ना ये लोकल असेंबलर माफिया को फिक्र है। देखिए खुदारा हमारे मुल्क के अंदर लोकलाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल लोकलाइजेशन होनी चाहिए ताकि यहीं पर प्रोडक्शन हो इन गाड़ियों की और ताकि आम आदमी भी इससे फायदा के। बहुत शुक्रिया आपका एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।